बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अ, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, या जिसको हमने नाम दिया था कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का भी। ठीक है, आज हम उसकी मुख्तलिफ़ किस्में शुरू करने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो डिजीज़ेज़ हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ेज़ हैं या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, या इस्केमिक जो डिजीज़ेज़ हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, उनमें कौन कौन सी आती हैं। The first one is myocardial infarction. If you remember, in third semester, we have already taught this topic in somewhat detail. ठीक है, लेकिन फिर भी आज हम उसको देखते हैं कि बेसिकली मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो होता क्या है। तो समझने की ज़रूरत है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो बेसिकली कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है वो उसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन रेफर्स टू इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। नेक्रोसिस भी आप लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, और नेक्रोसिस की फिर मुख्तलिफ किस्में भी आपने पढ़ी हुई हैं। इस्केमिक नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस जो कि ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेवलप होता है, वो कहलाता है इस्केमिक नेक्रोसिस। और एक इस्केमिक नेक्रोसिस अगर हार्ट के मसल्स में या मायोकार्डियम में है, या मायोकार्डियल टिश्यूज को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो इफेक्ट कर रहा है, तो वो कहलाता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, तो इट रेफर्स टू इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो मायोकार्डियल की जो सबसे अहम वजह है या अंडरलाइंग कॉज है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी वो आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, कोरोनरी आर्टरी कहलाती हैं। तो उनके अंदर अगर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है, कोई डिजीज़ सामने आती है, तो वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अच्छा, अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली दो किस्म का होता है। एक टाइप 1 होता है और दूसरा जो होता है वो टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? इट अकर्स व्हेन एन अनस्टेबल प्लाक रप्चर्स लीडिंग टू ऑक्लूजन ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी। हमने थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म को बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है। आपके जहन में है कि थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बोलिज्म क्या होता है। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है कि कोई प्लाक बना हुआ है और वो अनस्टेबल है और वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है, और रप्चर होकर वो क्या करता है, वो गर्दिश करता हुआ दिल की आर्टरी के अंदर आता है और किसी एक आर्टरी को या मल्टी वेसल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, या कोरोना ये जो है वो लीडिंग टू ऑक्लूजन ऑफ अ कोरोनरी आर्टरी, या कोरोनरी आर्टरी को ऑक्लूड कर देता है। तो इस किस्म का मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या कहलाता है? टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जबकि टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। यानी क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो कम है। क्यों? फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक हाइपोटेंशन, ठीक है, जो ब्लड का प्रेशर है वो कम है, वेसोस्पाज्म है, यानी जो वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। तो सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, और प्रॉपर ना होने की वजह से डेफिनेटली उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल, और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन पीछे से उसकी प्रोविज़न कम है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। एंड दिस टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब हम आते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो 10 से 25% तक कंप्राइज करता है तमाम डेथ्स को। यानी जितनी भी डेथ्स हो रही होती हैं, अगर आप उसकी अंडरलाइंग कॉज को देखेंगे, तो 10 से 25% डिसीज्ड लोग ऐसे होंगे कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से मरे होंगे। ठीक है, इंसिडेंस इज हायर इन ओल्ड एज
5% इन पीपल अंडर द एज ऑफ 40। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन का जो इंसिडेंस है, इसका जो पाया जाना है, ये बेसिकली 40 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप अंडर 40 की बात करते हैं तो जस्ट 5% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर 40% सॉरी कि जो अंडर द एज ऑफ 40 उनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या उनकी डेथ होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से। अदरवाइज जितनी भी डेथ्स होती हैं एमआई की वजह से, वो अबव द एज ऑफ 40 और 45 होती हैं। अच्छा, जो मेल होते हैं वो ज़ाहिर है एट अ हायर रिस्क होते हैं, उनमें जो ये रिस्क है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए कि मर्द जो हैं वो टोबैको स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ अल्कोहलिज्म जो है या अल्कोहल जो है, शराब जिसको कहते हैं, वो भी मर्द ज़्यादा पीते हैं, जो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह जो स्ट्रेस है, ये जो एक रिस्क फैक्टर है एमआई का, ये भी मर्दों को ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है उन्होंने कमाना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की इस सिचुएशन के अंदर लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ, लोगों की जॉब्स जो थी वो थ्रेट पर रहीं, तो डेफिनेटली लोग जो थे वो स्ट्रेस का शिकार थे। ख़वातीन तो घर में थी, मर्द ने लाकर जो था वो प्रोवाइड करनी थी ना चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह। तो ये चीज़ें मेल के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है, और मेल जो होते हैं वो एट अ हायर रिस्क होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज हैव लोअर रिस्क। वो ख़वातीन जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में होती हैं उनके अंदर रिस्क जो होता है वो कम होता है। A study showed that the higher prevalence of MI risk factor in Pakistan, with more than 30% of the population over 45 year of age is affected by this disease. पाकिस्तान के अंदर अगर आप टोटल पॉपुलेशन को देखें, और ये स्टडी है 2015 की, तो 2015 के अंदर पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज 187 मिलियन। तो 187 मिलियन का अगर आप उस वक्त की स्टडी के मुताबिक 30% निकालेंगे, तो जो भी फिगर आएगी वो क्या होगा, वो पाकिस्तान के अंदर उसकी इंसिडेंस है। और ये भी ओवर द एज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज के अंदर आ रही है, ठीक है। यानी 45, ये 2015 की एक स्टडी ये बताती है कि 187 मिलियन का 30% जो पॉपुलेशन थी वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से क्या हुई, मुतासिर हुई। और उनके अंदर भी जो मोस्टली पीपल थे वो 45 ईयर्स ऑफ एज के थे, या 45 ईयर ऑफ एज से ज़्यादा थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसकी एटियोलॉजी की तरफ। एटियोलॉजी क्या है? जैसे अभी हमने बात की थी, टोबैको स्मोकिंग भी है, हाइपरटेंशन है, ड्रग एब्यूज़ है, लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स ले रहे होते हैं और उनको इसकी आदत होती है तो वो ड्रग एब्यूज़्ड होते हैं। इसी तरह मोटापा अगर आप देखें, ठीक है, तो ओबेसिटी जो है वो भी एक उसका रिस्क फैक्टर है और एटियोलॉजी के अंदर आता है। स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल हो गया, एज है, जेंडर है, डायबिटीज़ है, ये तमाम की तमाम क्या चीज़ हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या एटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं। किस चीज़ के लिए? एमआई के लिए। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो पैथोफिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या है। देखें, तीन चार चीज़ें हैं अब इसके अंदर। एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये जो रगों का नैरो डाउन हो जाना होता है, या रगों की जो एबनॉर्मेलिटी होती है दिल की रगों की, एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाते हैं। तो उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पहले वाले को देखें, अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। अगर इस्कीमिया होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइपोक्सिया भी होगा, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी भी होगी। हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो चेस्ट पेन है, जो एंजाइना कहलाता है, वो अमल में आता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि एंजाइना कितनी किस्म का होता है। अनस्टेबल एंजाइना भी होता है, स्टेबल एंजाइना भी होता है, फिर उनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़नी है। ओके, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड की वजह से थ्रोम्बोलिसिस भी होता है। फिर अगर थ्रोम्बोलिसिस है तो परमानेंट थ्रोम्बस भी बन सकता है,
ठीक है। और फिर परमानेंट थ्रोम्बस की वजह से नेक्रोसिस भी हो सकता है। और नेक्रोसिस अगर है तो ये शो कर रहा है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो उसके चांसेस हैं। ये तो हमने बात की एथेरोस्क्लेरोसिस की। अच्छा, दूसरी अगर देखें आर्टेरियल स्पाज्म, इसका क्या मतलब है कि जो आर्टरीज हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं या उनके अंदर सख्ती आ जाती है, स्पाज्म पैदा हो जाता है। और स्पाज्म कैसे पैदा होता है कि कोई प्लग बन जाता है, उनका जो ल्यूमेन है वो नैरो डाउन हो जाता है, उसकी वॉल जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं प्लग बनने की वजह से। तो आर्टेरियल प्लाज्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, याद रखिए, वो ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, लेकिन अगर आर्टेरियल स्पाज्म है तो वो सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन करती है। और फिर अगर सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये बाकी के प्रोसेस जो हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए वो होंगे। अच्छा, अब अगर सिचुएशन ऐसी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, प्लाक जो है वो भी अपनी जगह से टूट गया और ट्रेवल कर रहा है, इसके अलावा थ्रोम्बस भी बना हुआ है, ठीक है, तो इन तीनों वजहों से भी ऑक्लूजन होती है और उस ऑक्लूजन की वजह से क्या हो गया, क्या होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा और फिर हाइपोक्सिया होगा और फिर होते 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 मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ बात जो है वो चली जाएगी। ठीक है, ओके। अभी जो हमने बात की थी, एक सेकंड, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, पैथोफिजियोलॉजी की हम बात कर रहे थे, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की हमने बात की, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की हमने। तो बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होती है वो दो किस्म की होती है, या तो पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा या फिर कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा। जो कोरोनरी आर्टरी होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, ऑक्लूड हो जाएंगी। अब कभी कभार पार्शियल होती हैं और कभी कभार कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अगर पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन है तो उसकी वजह से जो मायोकार्डियल ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाता है, सप्लाई और डिमांड जो है उसकी मिसमैचिंग होती है। सप्लाई एक किस्म की होती है, डिमांड एक किस्म की होती है। अच्छा, इसके बाद मायोकार्डियल इस्कीमिया वहाँ पर होता है जो कि इफेक्ट कर रहा होता है इनर लेयर ऑफ द मायोकार्डियम, ठीक है। तो अब अगर मायोकार्डियम की इनर लेयर को मायोकार्डियल इस्कीमिया इफेक्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाता है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। और इस सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन को हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। तो एक बात आपने याद रखनी है कि पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से अनस्टेबल एंजाइना होता है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि अनस्टेबल एंजाइना इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, यस और नो। तो आपने कहना है नो। क्यों? क्योंकि वो पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से होती है, ठीक है, ओके। जहां तक कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की बात है तो इम्पेयर्ड मायोकार्डियल ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, कम नहीं होता, इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इम्पेयर होने की वजह से सडन डेथ ऑफ मायोकार्डियल सेल्स होती है। अगर रिपेयर परफ्यूजन नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते तो सडन डेथ ऑफ मायोकार्डियल सेल्स होती है। यूजुअली इफेक्ट द फुल थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम, और ये मायोकार्डियम की पूरी थिकनेस को क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है। और ये क्या कहलाती है, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक दूसरी वजह देखी थी कि जी प्लाक जो है वो बना हुआ है और वो डिसरप्ट हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। तो स्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो होता है वो क्या करता है, स्टेबल एंजाइना में या स्टेबल एंजाइना को जन्म देता है। स्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो क्या करता है, स्टेबल एंजाइना। जैसे सिम्टोमेटिक ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सर्शन एक बंदा कर रहा है तो उस जगह पर सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे।
जबकि जो अनस्टेबल प्लाक होते हैं वो लिपिड रिच होते हैं और एक थिन फाइबरस कैप के ज़रिए से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। हाई रिस्क ऑफ रप्चर एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो अगर वो रप्चर हो जाते हैं और ट्रैवल करते हैं तो फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है वो जन्म लेता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द प्लाक, फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस सीक्रेट मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, ब्रेकडाउन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, वीकनिंग ऑफ फाइब्रस कैप। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक डिसरप्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इवेंट्स हैं। तो जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए अगर कोई याद रखना चाहता है या पूरे के पूरे फिनोमिना को देखना चाहता है कि किस तरीके से हुआ है तो वो यहाँ से देख सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच। अभी हमने देखा था ना, दो किस्म की हमने टाइप पढ़ी थी एमआई की, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 2 जो थी वो क्या थी, ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होती है। इट कैन अकर इन पेशेंट विद और विदाउट अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी पेशेंट के अंदर अगर वो अंडरलाइंग काज कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या नहीं है, दोनों किस्मों के अंदर ये चीज़ जो है वो हो सकती है। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई भी हो सकती है। ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, फॉर एग्जांपल कोरोनरी डाइसेक्शन, वेजोस्पाज्म, रिड्यूस्ड परफ्यूजन, फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एनीमिया। परफ्यूजन जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, जैसे सस्टेन टेकिरिदमिया, सस्टेन टेकिरिदमिया यानी दिल की धड़कन का ज़्यादा हो जाना और वो भी सस्टेन होना। और जो लास्ट वन आता है वो नॉन इस्कीमिक मायोकार्ड। ये हम सारी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। नॉन इस्कीमिक मायोकार्डियल इंजरी, इसका मतलब ये है कि नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू विदाउट इस्कीमिया। यानी मायोकार्डियल टिश्यूज जो हैं उनकी नेक्रोसिस होती है लेकिन इस्कीमिया की वजह से नहीं, किसी और वजह से हो सकती है, जैसे कि सेप्सिस के अंदर होता है। ठीक है। The pathophysiology of myocardial damage is not completely understood, but potential explanation include inflammatory cytokines, toxicity of high catecholamine levels। ये कह रहे हैं कि जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पैथोफिजियोलॉजिकल जो डैमेज है या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल डैमेज है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड तो नहीं है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो पॉसिबली या तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से होती है या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ हाई कैटेकोलामिन लेवल की वजह से। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसके क्या क्या हैं एमआई के? चेस्ट पेन है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, डिस्पनिया जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, फैटीग जिसको थकावट बोलते हैं। अदर सिम्टम्स में इंक्रीज स्वेटिंग है, वीकनेस, नाजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडीनेस, पल्पिटेशन। ये लाइट हेडीनेस जो है ये एक किस्म का चक्कर आना आप समझ लें। ठीक है। या आपका दिल जो है वो ख़राब होना, ये डिजीनेस एक किस्म की फील होना, ये बेसिकली उसको कहा जाता है। एंजाइटी को आप समझ लें, एंजाइटी है, स्लीपलेसनेस है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, एरिथमियाज। ठीक है। ओके। चेस्ट पेन इज लेस इन वुमेन। देयर कॉमन सिम्टम्स आर वीकनेस, फटीग एंड डिस्पनिया। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? क्लिनिकल फीचर के अंदर पेन है, इंडाइजेशन है, एप्रीहेंशंस भी वही एंजाइटी किस्म की एक चीज़ है या एक कंडीशन होती है। शॉक हो जाता है या शॉक जो है वो अगर है तो वहाँ से ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। लो ग्रेड फीवर जो है ये भी क्लिनिकल फीचर है। सीरम जो कार्डियक मार्कर्स हैं सीरम के, वो क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेसिस हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेसिस हैं, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ठीक है। कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स हैं। तो ये डायग्नोसिस इसके ज़रिए से होती है। ईसीजी चेंजेस हो जाती हैं। अब ईसीजी चेंजेस के अंदर क्या चीज़ है? एसटी सेगमेंट होता है
एसटी सेगमेंट वो एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। जो टी वेव होती हैं वो इनवर्ड होती है, इन्वर्जन उनकी हो जाती है, उलट जाती है। ये कार्डियोलॉजी वाले स्टूडेंट मेरा ख्याल है बेहतर इसको समझते होंगे अगर उन्होंने ईसीजी को पढ़ा होगा। और अपीयरेंस ऑफ क्यू वाइड डीप सॉरी अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप क्यू वेव्स, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हेलो। 5 मिनट इंतजार करो, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आपने ये याद रखना है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ठीक है, टी वेव इन्वर्जन है और अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप क्यू वेव्स हैं। इसके साथ साथ जो एमआरआई है उसके ज़रिए से भी इसकी डायग्नोसिस की जाती है, एंजियोग्राफी भी होती है। कल हमने पढ़ा था पेट का पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हैं। मैनेजमेंट इसकी कैसे की जाती है? नॉन फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स या नॉन फार्माकोलॉजिकल जो मेजर्स हैं उनके अंदर काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट, लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, स्मोकिंग सिसेशन है कि स्मोकिंग को आप बंद कर दें, एवॉइड अल्कोहल इनटेक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, साल्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं, वेसोडाइलेटर्स हैं, और जो इसके अलावा एनाल्जेसिक भी दी जाती हैं, एंटी अल्सर ड्रग्स भी दी जाती है, और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स भी दी जाती हैं। अगर आप ट्रीटमेंट एल्गो सॉरी हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो अगर आप इसकी ट्रीटमेंट देखें तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर होता है तो प्री हॉस्पिटल आर ऑन अराइवल, यानी आपने हॉस्पिटल पहुंचाकर या हॉस्पिटल से पहले क्या करना है, जीटीएन एक किस्म की स्प्रे होती है, ये की जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन दी जाती है, पेन रिलीवर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एडमिशन टू हॉस्पिटल किया जाता है, एस्प्रिन, थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह वो वहाँ पर दी जाती हैं। अब जब ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिशन है तो वहाँ पर बीटा ब्लॉकर्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, इंसुलिन है, इसके अलावा उसकी रीवेस्कुलराइजेशन की जाती है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो रिहेबिलिटेशन क्लासेस होती हैं उसमें एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स और स्टैटिन्स जो हैं ये चीज़ें दी जाती हैं। जहाँ तक सर्जिकल मैनेजमेंट की बात है तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट जो है वो की जाती है, ठीक है, और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो है वो ये भी की जाती है। थैंक यू। यहाँ पर आपका जो आज का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो ख़त्म होता है। अगर आपका कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मेरे इनबॉक्स में आकर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।